के बाद हम इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे। तो आज हम ओनली पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेनक्रियाज का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो पेनक्रियाज का लोकेशन जो है ये भी बिहाइंड द स्टमक है और इट इज़ हैव डुअल फंक्शंस। एक उसकी एंडोक्राइन फंक्शन है और एक इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन है। तो जो एंडोक्राइन फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू द हार्मोन, वो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और दैट हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, जो कि हम अगले वाले जो यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट ओनली इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि उनकी एक्सोक्राइन फंक्शन से जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं दैट केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पर हम ओनली एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एंडोक्राइन को हम बाद में इन द एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सोक्राइन पार्ट की तरफ आते हैं, उसके एनाटॉमी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो जस्ट लाइक सलाइवरी ग्लैंड, इसकी जो सेल्स है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एसिनस और एल्वेलस। प्लूरल में हम इसको एसिनाई या एल्वेलाई कहते हैं, जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड में हमने बात की थी। अब इस एसिनस के अंदर जाइमोजिन ग्रेन्यूल होते हैं और वो ग्रेन्यूल जो है एंजाइम उसमें स्टोर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एसिनस के सेल्स हैं, तो इसके साइटोप्लाज्म में ये जाइमोजिन ग्रेन्यूल होती है और इसी ग्रेन्यूल के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन। एल्वेलाई का जो ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन से एक स्मॉल डक्ट अराइज होती है, ठीक है। हर एक एल्वेलस या हर एक एसिनस सेल जो है उससे एक डक्ट निकलता है। उस डक्ट का फंक्शन ये है कि जो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है विद इन द जाइमोजिन ग्रेन्यूल ऑफ द एसिनस, तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो वो इसी डक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो हर एक सेल की जो डक्ट है वो आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज डक्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रालिब्यूलर डक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेल है और ये उसकी डक्ट है, इसी तरह इसके डक्ट हो गई, इसी तरह इसके डक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज डक्ट बनाते हैं, जिसको हम इंट्रालिब्यूलर डक्ट कहते हैं। तो इसी तरह जो पूरा पेनक्रियाज है इसमें कई इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स होते हैं, जो कि फॉर्म बाय द कम्बिनेशंस ऑफ सिंगल एसिनस, ठीक है। तो वो जो कंबाइन अगेन यहाँ पर जो लिब्यूल इंट्रालिब्यूलर डक्ट के जो कंबाइंड डक्ट बनते हैं दैट इज कॉल्ड वर्संग और पेनक्रियाटिक डक्ट। आगे इसका एक डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास पेनक्रियाज है विच लाई बिहाइंड द स्टमक। तो हर एक जो एसिनस होते हैं उसका अपने एक डक्ट होते हैं, तो वो डक्ट्स हर एक एसिनस के डक्ट कंबाइन होकर इंट्रालिब्यूलर डक्ट बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ इंट्रालिब्यूलर डक्ट कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। जो ये जो मेडल वाले हैं इसको हम वर्संग या पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये आगे जाकर एक और डक्ट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। वो डक्ट जो है हमारे पास बेसिकली गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज, ये दोनों कंबाइन हो कि एक अनदर डक्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। और वो एम्प्यूला ऑफ वेटर जो है फिर ओपन होते हैं इनटू द डोडेनम। तो ये कोर्स होता है हमारे पास पूरा कि जो
डाइजेस्टिव एंजाइम है वो तो एसिनस से निकलते हैं, तो एसिनस की डक्ट के थ्रू ये निकलेंगी, आगे जाकर ये इंट्रालिब्यूलर डक्ट में ओपन होते हैं, फिर इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स जो है वो आप जाकर पेंक्रियाटिक डक्ट बनते हैं में ओपन होते हैं। तो पेंक्रियाटिक डक्ट में पेंक्रियाटिक जूस इसके साथ साथ बाइल डक्ट से बाइल जूस भी आते हैं, और वो दोनों फिर ओपन होते हैं इनटू द डोडेनम। अब जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं इसका वॉल्यूम पर डे के हिसाब से 5 to 800 ml ये सीक्रेट होते हैं। पीएच इसका अल्कलाइन है। अब कंट्रास्ट को देख लें, जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस थे वो हाईली एसिडिक थे, उसका पीएच तकरीबन 1 तक के करीब था। इसका जो पीएच है दैट इज़ हाईली अल्कलाइन, 8 के करीब है। तो बेसिकली जो काइम यहाँ पर आया था इन द डोडेनम वो एसिडिक था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका जो पीएच है वो हाई है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया है। इसकी कंपोजिशन में क्या होगी, तो अगेन जिस तरह गैस्ट्रिक जूस में है इसी तरह यहाँ पर भी 99.5% वाटर है और 0.5% सॉलिड्स हैं, जो कि मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अगेन वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं दैट इज़ द बाइकार्बोनेट। यूजुअली हमारे पास प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट का लेवल 20 to 28 होते हैं, लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस पेंक्रियाटिक जूस है इसमें बाइकार्बोनेट का लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 110 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, विच इज़ मच मोर देन द प्लाज्मा। तो इसी बाइकार्बोनेट की वजह से जो इसका पीएच है दैट इज़ अल्कलाइन। स्टमक में हमारे पास क्या था कि वहाँ पर HCl बहुत ज़्यादा थे, तो HCl की वजह से वो हाईली एसिडिक थे। यहाँ पर इसकी जो अल्कलिनिटी है इट इज़ ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक में एंजाइम्स हैं, 3 किस्म की एंजाइम्स इसमें होंगी, अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक। ये 3 किस्म की एंजाइम इसमें होंगी। इसके अलावा अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स होंगे दैट विल बी प्रोटियोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन होते हैं ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होते हैं, और फिर जो प्रोटीन की डाइजेशन ज़्यादातर होते हैं वो विद इन द स्टमक जो पेप्सिनोजन है उसके थ्रू होते हैं, और यहाँ पर भी प्रोटीन प्लस लिपिड्स की डाइजेशन होती है थ्रू डिफरेंट एंजाइम। यहाँ पर जो नाम दिया गया है दैट हेल्प इन द डाइजेशंस। अब पेनक्रियाटिक जूस किस तरह एसिनस सेल से रिलीज़ होते हैं, पहले सिंथेसाइज किस तरह होते हैं और फिर रिलीज़ किस तरह होते हैं। तो जो पाथवे हमने डिस्कस की थी वो तो डायरेक्ट जब ये रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द एसिनस सेल तो वो पाथवे फॉलो करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया कि पहले ये जो सिंगल डक्ट होते हैं उसके थ्रू बाहर आ जाते हैं और फिर डक्ट्स कंबाइन होके इंट्रालिब्यूलर डक्ट बनाते हैं, और फिर इंट्रालिब्यूलर डक्ट कंबाइन होके पेनक्रियाटिक डक्ट, एंड फाइनली वो कॉमन बाइल डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर के साथ मिलकर एम्प्यूल ऑपरेटर के थ्रू ओपन होते हैं इनटू द डोडेनम। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आते हैं कि ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोड्यूस होते हैं राइबोसोम इसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एसिनर सेल के साथ अटैच होते हैं। इसके लिए जो रॉ मटेरियल नेसेसरी है दैट इज़ अमाइनो एसिड, एंड दैट अमाइनो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड। तो जैसे ये बनते हैं विद इन द राइबोसोम, यहाँ पर ये जो डायग्राम में नज़र आते हैं ये येलोइश कलर, इसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड। तो आफ्टर द सिंथेसिस ये फिर राइबोसोम को छोड़ के बाहर जाते हैं एंड टू द ग्रेन्यूल्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस द जाइमोजिन ग्रेन्यूल, और उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो जब स्टिमुलस आ जाते हैं तो द एसिनर सेल रिलीज दैट जाइमोजिन ग्रेन्यूल एंड टू द पेनक्रियाटिक डक्ट, और वहाँ पर उसमें जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं फ्रॉम दैट जाइमोजिन ग्रेन्यूल एंड टू द डोडेनम।
अब ये जो प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन होते हैं ये मुख्तलिफ़ फेजेज़ में होते हैं। तो इसमें 3 फेजेज़ हैं, उस 3 फेजेज़ के थ्रू ये रिलीज़ होते हैं। जिस तरह स्टमक के थे तो इसमें एक फ़ेज़ जो है वो टोटली नर्वस है जिसको हम सेपेलिक फ़ेज़ कहते हैं, और एक गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल फ़ेज़ है जो कि हार्मोनल फेजेज़ है। तो सेफेलिक फेज़ अगेन उसी तरह गैस्ट्रिक जूसेस की तरह उसके लिए स्टिमुलस क्या होंगे, कंडीशन या अनकंडीशन रिफ्लेक्स होंगे, और दोनों के रिस्पांस पे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं तो द पेंक्रियाटिक जूस विल रिलीज। ये तो नर्वस कंट्रोल है, सेपेलिक फेज़ है। जो गैस्ट्रिक फेज़ हैं वो डिपेंड करते हैं बोलस एंड द स्टमक। तो जब बोलस, हमने बात की थी कि जब बोलस स्टमक में आ जाते हैं तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में एक कंपोनेंट है गैस्ट्रीन। तो जब गैस्ट्रीन इन द स्टमक सिक्रीट होते हैं तो इसके रिस्पांस में पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होगा। और जो इंटेस्टाइनल फेज़ है वो डिपेंड करते हैं काइम के ऊपर, कि जब काइम इंटेस्टाइन या डुडेनम तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर 2 किस्म की केमिकल सिक्रीट होंगी। ये एक तो सेक्रेटिन है और दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन है। तो अगर आपके साथ सेक्रेटिन सिक्रीट होते हैं तो पेंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होगी, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगी रिच विद द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपके साथ कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होते हैं तो पेंक्रियाटिक जूस फिर रिलीज होंगे विद द रिच इन एंजाइम। ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि अगर सेक्रेटिन है तो पेंक्रियाटिक जूस में बाइकार्ब ज़्यादा होगा, अगर कोलिसिस्टोकाइनिन है तो फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा होंगे। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लें विद द गैस्ट्रिक फेजेस तो उसमें भी यही प्रोसेस होता था, लेकिन वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल फेज था उसमें गैस्ट्रीन और सिक्रेटिन के ऊपर डिपेंड थे कि अगर गैस्ट्रीन रिलीज़ होते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज़ होगा, अगर सेक्रेटिन रिलीज़ होते हैं तो फिर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन, चाहे सेक्रेटिन है या कोलिसिस्टोकाइनिन है, दोनों में पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा, लेकिन उसका कंटेंट डिफरेंट होगा। अब बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं? जो हम कहते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है, तो ये बाइकार्बोनेट किस तरह बनते हैं? तो पेंक्रियाटिक के जो डक्ट्स होते हैं, जो हमने वहाँ पर मुख्तलिफ डक्ट्स बात की, कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट, इंट्रालिब्यूलर डक्ट और हर एक एसिनर सेल की, उसी डक्ट की अगर हम ये एग्जांपल लें कि ये डक्ट सिस्टम है उसका, तो उस डक्ट्स की जो सेल्स होते हैं उसी सेल से ये बाइकार्बोनेट रिलीज़ होते हैं और ये डक्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल उसके लेते हैं कि ये है हमारे पास ल्यूमेन ऑफ द डक्ट, ये एसिनर सेल है और ये ब्लड है, ठीक है। ये 3 कंपार्टमेंट हम ली हैं। तो ब्लड में आप लोगों को पता होता है कि वहाँ पर हमारे पास क्या है, इनसाइड द ब्लड जो है हाइड्रोजन भी, वाटर भी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। तो और एक हमारे पास कार्बोनिक एसिड्स भी बनते हैं। तो कार्बोनिक एसिड 2 तरीक़ों से डिसोसिएट होते हैं, या तो वो डिसोसिएट होते हैं N2 बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, और दूसरी तरफ ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट है। तो कुछ कार्बोनिक एसिड ये वाला पाथवे फॉलो करेंगी और कुछ कार्बोनिक एसिड ये वाला पाथवे फॉलो करेंगी, ठीक हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन चले जाते हैं इनसाइड द सेल, और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इनसाइड द सेल चले जाते हैं। अब सेल के अंदर जो हमारे पास वाटर होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अगेन कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, लेकिन ये सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। वही कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन वापस बाहर चले जाते हैं और उसके रिस्पांस में जब हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाते हैं तो रिस्पांस में सोडियम अंदर की तरफ आते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट और उसके साथ जो सोडियम अंदर की तरफ आ गए हैं, ये दोनों,
ये फिर कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास आ जाते हैं NaHCO3, ये फिर ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह कार्बोनेट जो है वो ल्यूमेन में आ जाते हैं। अब पेंक्रियाटिक जूस की फंक्शन क्या है? तो पेंक्रियाटिक जूस की दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक उसकी न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि जो काइम स्टमक से आया है इनटू द डुडेनम दैट इज एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो इट काज डुडेनल अल्सर, जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। और दूसरा क्या है? डाइजेशन है। तो डाइजेशन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के होंगे। अब मैंने कंपोजिशन में आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर जो मोस्टली डाइजेशन होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम मौजूद है, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन इसकी क्या है कि ये स्टमक की एसिडिटी को, जो काइम की एसिडिटी है उसको कम करेंगे, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस दैट इज़ द बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो अल्कलाइन होते हैं, हाईली अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस ड्यू टू द बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट जाकर काइम की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन, कि ये जो डुडेनम की म्यूकोजा है उसी म्यूकोजा को काइम की एसिडिटी से प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया गया तो इट काज डुडेनल अल्सर। तो डुडेनल अल्सर से बचने के लिए ये ज़रूरी है न्यूट्रलाइजेशन। अब जो डाइजेशन की बात हमने की, तो उसमें हम पहले आते हैं टुवर्ड द प्रोटीन डाइजेशन विच इज़ कॉल्ड प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं दैट इज ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज एंड कोलेजिनेज। ये एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसकी एक्टिवेशन के लिए कुछ एक्टिवेटर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं दैट इज़ ट्राइप्सिन, क्योंकि ये ट्राइप्सिनोजिन के फॉर्म में होते हैं। तो जब इस पर एंटीरोकाइनेज एक्ट करते हैं सो द ट्राइप्सिनोजिन कन्वर्ट इनटू द ट्राइप्सिन, और ट्राइप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं इनटू द प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड। फिर जो बाकी एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन के लिए ये ट्राइप्सिन काफ़ी है, ये उनको एक्टिवेट करते हैं, और मोस्टली ये हमारे पास जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करते हैं इनटू द डिफरेंट मोनोमर्स। अब इन्हीं एंजाइम में से जो हमारे पास ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन है दैट आर द मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, और तमाम एंजाइम जिस तरह मैंने बता दिया वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इसकी एक्टिवेशन की जो है वो ज़रूरी है फॉर द एक्शन। अब लाइपोलाइसिस की तरफ आते हैं, तो दिस इज आल्सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जो लाइपोलाइसिस है उसके लिए जो नेसेसरी एंजाइम है दैट इज़ द पेनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज A and B, कोलाइपेज एंड बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। तो इसके लिए भी एक्टिवेशन फॉर द एक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होते हैं। तो जो हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज है, इसके लिए कोई थर्ड पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अल्कलाइन मीडियम उसको प्रोवाइड हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि बाकी जो है ये चार, ये अगेन उसके लिए ट्राइप्सिन ज़रूरी है, ट्राइप्सिन्स के प्रेजेंस पे ये एक्टिवेट होते हैं, और फिर आगे जो लिपिड है उसके डाइजेशन करवा देते हैं। अब इन्हीं में जो लाइपोलाइटिक एंजाइम है इसमें जो पावरफुल एंजाइम है दैट इज़ पेनक्रियाटिक लाइपेज। जो मोस्टली लिपिड्स की डाइजेशन होती है वो पेनक्रियाटिक लाइपेज ही करते हैं, और पेनक्रियाटिक लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल लाइपेज इसके लिए मैंने बता दिया कि जस्ट अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत है, बाकी जो है उसके लिए ट्राइप्सिन ज़रूरी है फॉर द एक्टिवेशन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन
मैंने बता दिया कि कम होते हैं यहाँ पर क्योंकि जस्ट अ सिंगल एंजाइम उसके लिए प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि सलाइवरी अमाइलेज की तरह स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं एंटीडेक्स्ट्रिन एंड माल्टोस। ये तब होता है जब स्टार्च की पूरी तरह डाइजेशन इन द माउथ नहीं होती। तो अगर कुछ ही स्टार्च रह जाते हैं इन द काइम तो उसको यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाता है, अगर नहीं है तो फिर कोई अमाइलोलिटिक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर पेंक्रियाज के हवाले से, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज के हवाले से। एक्सोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो जूसेस निकलते हैं वो ब्लड में नहीं जाते, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडिनल पार्ट में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। और एक्सोक्राइन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, पर्टिकुलरली द प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड समवट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।